तो आज देखेंगे ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी इन पीडियाट्रिक्स। फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट इसका क्या है। ब्रेकियल प्लेक्सिस क्या है? ब्रेकियल प्लेक्सिस एक नर्व का नेटवर्क है जो कि स्पाइनल जो नर्व रूट्स हैं C5, C6, C7, C8 एंड T1 वहाँ से ये ओरिजिनेट हो रही हैं। और ये नर्व्स जो है ये स्पाइनल नर्व्स रूट्स हैं ये सप्लाई करती हैं स्पाइनल कॉर्ड से हमारे जो आर्म्स हैं शोल्डर है वहाँ तक ये इसकी सप्लाई करते हैं। इन नर्व्स का फंक्शन मोटर और सेंसरी दोनों होता है। अब इन ब्रेकियल प्लेक्सिस जो बच्चों में है या पीडियाट्रिक्स इंजरी क्यों होती है, ज़्यादातर ये नॉर्मल डिलीवरी या ऑब्स्टेट्रिकल आप कह सकते हैं जो इसका इशू है। कोई इंजरी हो सकती है या नॉर्मल डिलीवरी अगर फोर्सेप्स से किसी डिवाइस से हुई है या शोल्डर को नॉर्मल डिलीवरी में शोल्डर के ऊपर इस तरह का प्रेशर आता है जिससे ये ब्रेकियल प्लेक्सिस की इंजरी हो सकती है। और आफ्टर बर्थ कोई स्पोर्ट्स इंजरी कोई हीट चीज़ भी हो सकती है, वो वजह भी इसकी हो सकती है ब्रेकियल प्लेक्सिस की। तो ये जो ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी है ये क्या करती है, वीकनेस और पैरालिसिस ऑफ द अपर लिम्ब डिपेंडिंग ऑन द नर्व रूट्स इन्वॉल्व, कि कौन सी नर्व रूट्स इन्वॉल्व हैं स्पाइनल कॉर्ड की। तो क्योंकि इनकी ब्रेकियल प्लेक्सिस का एक पूरा स्ट्रक्चर है जो कि आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो इसमें हमारे पास आ जाता है आर्ब्स पाल्सी। आर्ब्स पाल्सी देखें जिसमें C5 और C6 अगर नर्व रूट इन्वॉल्व हो तो उस वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जो बच्चा है वो क्या पोजीशन प्रेजेंट करेगा, वेटर टिप पोस्चर प्रेजेंट करेगा जिसे हम आर्ब्स पाल्सी कहते हैं। इसमें क्या होगा कि जो आर्म है वो क्या होगा, शोल्डर वो एडक्टेड होगा, शोल्डर पर क्या होगी, इंटरनल रोटेशन होगी, एल्बो एक्सटेंड होगी और जो फोर आर्म है वो क्या होगी, प्रोनेटेड होगी। फोर आर्म प्रोनेटेड होगी और जो फिंगर्स और हमारे रिस्ट हैं वो स्लाइटली न्यूट्रल टू फ्लेक्शन में होंगी। इसमें जो नर्व्स इन्वॉल्व हो रही हैं वो हमारे पास एक्सिलरी नर्व है, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, सुप्रास्कैपुलर नर्व, समटाइम्स कुछ हिस्सा जो है वो रेडियल नर्व का भी हो सकता है। आर्ब्स पाल्सी में जो मसल्स अफेक्टेड हैं डेल्टॉइड, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, बाइसेप्स ब्रेकियाई एंड ब्रेकियालिस। इसके बाद हमारे पास है कि ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी एक तो आर्ब्स पाल्सी काज करती है, नंबर 2 पे एक्सटेंडेड आर्ब्स पाल्सी। एक्सटेंडेड आर्ब्स पाल्सी में नर्व रूट C5, C6 के साथ C7 इन्वॉल्व हो जाती है। C7 यहाँ पर क्या होगा, जो रिस्ट एंड फिंगर्स हैं बाकी इसका पोस्चर वही होगा कि इसमें इन एडिशन टू C5, C6 रिस्ट एंड फिंगर एक्सटेंशन जो है वो वीक होगी। इसमें नर्व्स एक्सिलरी नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस, सुप्रास्कैपुलर नर्व, रेडियल नर्व इन्वॉल्व होंगी। क्लम्पकीज पाल्सी C8 से T1 के अगर फाइबर्स इन्वॉल्व होंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि क्ला हैंड डिफॉर्मिटी। क्लम्पकीज को आप क्ला हैंड डिफॉर्मिटी भी कह सकते हैं। यहाँ पर वीक ग्रैस्प है और यहाँ पर अगर T1 के सिंपैथेटिक फाइबर्स इन्वॉल्व हो जाएं तो वहाँ पर हॉर्नर सिंड्रोम के भी चांसेस हैं कि उस पेशेंट में डेवलप हों। लेकिन ज़्यादातर ये क्लम्पकीज पाल्सी में क्या होता है कि ये क्ला हैंड डिफॉर्मिटी होती है, हैंड में ग्रिप नहीं होती। इसमें जो है हैंड के मसल्स, इंट्रिंसिक मसल्स, यहाँ के जो इंट्रोशियाई मसल्स हैं वो अफेक्टेड होते हैं, फिंगर फ्लेक्सर्स अफेक्टेड होंगे। जो क्लम्पकीज पाल्सी है ये बहुत रेयर है, बहुत कॉमन जो ज़्यादा चांसेस हैं वो आर्ब्स पाल्सी के होते हैं। ये देख सकते हैं इमेज में कि क्ला हैंड है। इसी तरह से आपको हॉर्नर सिंड्रोम आइज़ पे आप देख सकते हैं ये किस तरह से प्रेजेंट करती है। अच्छा, ये जो क्ला हैंड है ये ज़्यादातर हम कंप्लीट भी हो सकता है। इसमें ज़्यादा जो है क्ला हैंड में हमारे रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर, ठीक है, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर इन्वॉल्व होती हैं। C5 से T1 ये टोटल ब्रेकियल प्लेक्सिस है, ये बहुत रेयर है कि इसमें बहुत कम चांसेस हैं कि ऐसा हो किसी पेशेंट में। लेकिन इसमें क्या होगा, फिर तो इंटायर लिम्ब भी इसमें कम वीक होगा, फ्लैसिड होगा और इसका जो प्रोग्नोसिस है वो भी पुअर है। नर्व्स इसमें सारी आ जाएंगे, एक्सिलरी, रेडियल नर्व, मीडियन नर्व, अल्नर नर्व एंड मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। इसकी अगर हम फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट या अप्रोच की तरफ जाएं तो वह सबसे पहली चीज़ जो है वो हम पोजीशनिंग करेंगे। ठीक है, उसकी जो पोजीशनिंग है वो किस तरह से करेंगे, शोल्डर एडक्शन है तो आप किस चीज़ की तरफ ले के जाएंगे, ये अब देखें ये जो आ रहा है ट्रीटमेंट ये आप आर्ब्स पाल्सी का है। ठीक है, कि वहाँ पर शोल्डर को एबडक्शन में रखें 30 to 45 डिग्री, एक्सटर्नली रोटेटेड रखें, एल्बो को फ्लेक्शन पोस्चर में रखें, फोर आर्म सुपिनेशन में, रिस्ट न्यूट्रल हो या स्लाइटली एक्सटेंशन हो,
हैंड जो है वो ओपन पोजीशन में होना चाहिए। और एक चीज़ का ध्यान है कि इसमें इंटरनली रोटेशन ज़्यादा देर नहीं रखें, मिड लाइन पोजीशन को इनकरेज करें। पैसिव रेंज ऑफ मोशन करवाएं, शोल्डर फ्लेक्शन करवाएं, शोल्डर एबडक्शन है, एक्सटर्नल रोटेशन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन है। फोर आर्म मूवमेंट्स करवाएं, फोर आर्म पे सुपिनेशन और प्रोनेशन होती है, रिस्ट पे रेंज ऑफ मोशन है, रिस्ट पे ठीक है फ्लेक्शन एक्सटेंशन है, रेडियल डेविएशन और अल्नर डेविएशन है। और इसी तरह से फिंगर पे जो है फ्लेक्शन एक्सटेंशन करवाएं, ठीक है। तो जो जॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपने मूवमेंट्स करवानी है, जो भी हमारे जॉइंट्स पे मूवमेंट्स पॉसिबल हैं। स्ट्रेचिंग करवाएं, ठीक है। स्ट्रेचिंग जो है वो आप पेक्टोरल्स मेजर मसल की करवाएंगे, लेटिसमस डोर्साई, इंटरनल रोटेटर्स, एल्बो फ्लेक्सर्स एंड रिस्ट फ्लेक्सर्स के। एक्टिव मूवमेंट ट्रेनिंग, रीचिंग फॉर ट्वाइस, ठीक है, ब्रिंगिंग हैंड्स टू माउथ, ओवर हेड रीचिंग, ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन, बायलेटरल प्ले। कि एक्टिव मूवमेंट ट्रेनिंग आपने उसी हैंड की जिस साइड का, अगर राइट पे है ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी या लेफ्ट पे है तो उसी हैंड की ही मूवमेंट करवाते हैं। सेंसरी स्टिमुलेशन, क्योंकि जहाँ पर नर्व्स इन्वॉल्व हैं तो यहाँ पर सेंसेशंस, तो आपको पता है कि नर्व्स का काम क्या, मोटर के साथ सेंसरी फंक्शन है, तो यहाँ पर सेंसरी फंक्शन भी लॉस होगा। तो सेंसरी फंक्शन को गेन करने के लिए आपने ब्रश, सॉफ्ट ब्रश यूज़ करना है। कॉटन से उसकी जो सेंसेशंस हैं वो इम्प्रूव करें, डिफरेंट टेक्सचर्स यूज़ करें, वार्म कूल ऑब्जेक्ट्स, सेफ टेम्परेचर, जेंटल टेपिंग करें, मसाज करें। और ये इसका जो ड्यूरेशन है वो आपने 5 to 10 मिनट्स रखना है। CIMT कंस्ट्रेंट इंड्यूस्ड, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। CIMT हमने देखा है कि इसका ये किस तरह से इसमें क्या होता है कि जो अफेक्टेड हैंड है उसको यूज़ किया जाता है। तो ये यूजली फॉर ओल्डर इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन विद परसिस्टेंट यूनिलेटरल वीकनेस हो। टेक्निक क्या है कि वही आपको टेक्निक पता है, रिस्ट्रेंट अनअफेक्टेड आर्म फॉर शॉर्ट सुपरवाइज पीरियड्स, इनकरेज इंटेंसिव यूज़ ऑफ अफेक्टेड आर्म ड्यूरिंग प्ले, कि आपने अफेक्टेड आर्म का यूज़ करना है। EMS का इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन इंपॉर्टेंट है, ये फैसिलिटेट करती है, वीक मसल्स को एट्रोफी से प्रिवेंट करती है। मसल टारगेट डेल्टॉइड बाइसेप्स एंड रिस्ट एक्सटेंसर्स, तो जिन जिन मसल्स पे स्पेशली आपने, क्योंकि ये एबडक्शन की तरफ आ जाते हैं, जो एबडक्टर्स हैं, फ्लेक्सर्स हैं, उन पे ही आपने ये EMS अप्लाई करना है। जो मूवमेंट गेन करनी है उन्हीं मसल्स पे हमने EMS अप्लाई करना है। सप्लेंट, कोकअप सप्लेंट लगा सकते हैं, थंब सप्लेंट, शोल्डर एक्सटर्नल रोटेशन सप्लेंट यूज़ कर सकते हैं। ये कोकअप सप्लेंट और ये जो सप्लेंट है हमें, ये जो क्लमकीज का पेशेंट है वहाँ पर ज़रूरत होती है, जहाँ पर क्ला हैंड बन जाता है तो वहाँ पर आप सप्लेंट यूज़ कर सकते हैं। ये आप इमेज देख सकते हैं, हमारे पास ये सप्लेंट का इमेज है, ठीक है। इसी तरह से वेट बेरिंग, स्ट्रेंथनिंग और प्ले बेस्ड थेरापी, ये भी आप फर्दर उसमें, क्योंकि जब तक आप स्ट्रेंथनिंग नहीं गेन करेंगे तो जो आपका फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट है उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं है।